मारिया ने पूरी कुआ से इसके सर पर डंडा मारा था। वो आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। वो कम से कम बेहोश हुआ था और इसकी दुनिया से गुजर जाने के रोशन इम्कानात भी थे। मैंने तेजी से इसकी तलाशी ली। इस दौरान मारिया यूं चीखती चिल्लाती रही जैसे इसने खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। मैंने उसे उठाकर मेज पर डाला और एक दिल खराश चीख मारी। निस्वानी चीखों की तो उन्हें परवाह नहीं थी, लेकिन मर्दाना चीख ने इन्हें चौंका दिया होगा। मैं एक बार फिर दरवाजे के पीछे मुस्तैद खड़ा हो गया। मारिया मेज के पास फर्श पर गट्टी बनकर लेट गई थी। कोल्ट इसके पास था। मैंने सर पर डंडा खाने वाले का रिवॉल्वर ले लिया था। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? बाहर से आवाज़ आई और जब अंदर से खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया तो बैक वक्त दो अफराद अंदर घुस आए थे। मैंने एक को फौरन नॉकआउट कर दिया था। दूसरा खतरा भांप कर एक तरफ हुआ और इसने अपना मौजा सीधा किया ही था कि मारिया इस पर चील की तरह झपटी। उसने एक शानदार किक मार कर इसके हाथ से मौजर तोते की तरह उड़ा दिया था। उसने बिलबिला कर गाली दी और गाली अदरी छोड़कर एक पुरसोज आवाज़ निकाली। मारिया की दूसरी घूमती लात इसके पेट में लगी थी। वो कॉर्निश बजा लाने के अंदाज में झुका ही था कि मैंने इसका सर बजाया और वो अपने पैरों पर ढेर हो गया। हमला आवर डाकुओं की निफ्स नफरी बेकार हो चुकी थी, लेकिन साथ ही बाकी डाकुओं को खतरे का एहसास हो गया था। मैंने तेजी से दरवाज़ा लॉक कर लिया। इस लम्हे बाहर कोई दरवाजे से टकराया था। मुकर्रम, जिम्मी, क्या हुआ? वो चिल्लाया। एक तरफ हो जाओ, मैंने मारिया से कहा। जैसे ही वो हटी, बाहर से किसी ने बश मारा और दरवाजे गुजर कर गोलियां सामने मेज और रकब की अलमारी में लगी थी। हम किनारों पर थे और बाकी जमीन पर ढेर थे, लिहाजा गोली किसी को नहीं लगी। अलबत्ता मैंने एक चीख मारने में कोई हर्ज नहीं समझा। मारिया ने चीख मारी, यूसुफ, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? उल्लू की पट्टी, मैंने दिल में कहा और हलक से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे बस आखिरी हिचकी हो। दूसरे बरस ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था और कोई आंधी की तरह अंदर दाखिल हुआ। मारिया समझी कि मुझे सचमुच गोली लग गई है। उसने एक जनूनी अंदाज में आने वाले को गोली मार दी। बाद में यह उस्ताद साबित हुआ था। उस्ताद की चीख ने बाकी दो के औसान खता कर दिए थे और उन्हें रकम वाला बैग उठाकर भागने में आफिया समझी। उनके जाते ही मैं स्टडी से बाहर निकला। मैं मोहतात था, ये इनकी कोई चाल भी हो सकती थी। ड्राइंग रूम का बाहर जाने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था और बाकी डाकू गायब थे। मैंने बाहर जाने के बजाय सबसे पहले ड्राइंग रूम में तमाम दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। फिर सबसे पहले बेगम निजामी को खोला ताकि वो बेहोश पड़ी बेटी की सतरपोशी कर सके। उन्होंने इसके कपड़े फाड़ दिए थे, लेकिन खुदा का शुक्र था कि वो अपने मकरू अज़ाम में कामयाब नहीं हुए। फिर मैंने हसन अली को खोला और बोला, असलहे पर कब्जा कर लें, ये इन बाप बेटे के हाथ में ना आने पाए। इस फैसले की वजह महमूद निजामी और शामी का तैश था जो इनके चेहरों पर जाहिर था। अगर इनके हाथ डाकुओं का कोई हथियार लग जाता तो इनको मार भी सकते थे। माँ पारा को भी बांधा गया था। मैंने उन्हें खोला। इस दौरान में हसन अली स्टडी में जा चुका था। इसके अंदर जाते ही मारिया भागती हुई बाहर आई और बेताबी से मेरा मुआयना किया। तुम ठीक हो ना? उसने मेरा बाजू थामा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने खफीफ होकर कहा। इसका बाप और भाई सामने खड़े थे। अपनी बहन को देखो। आज़ाद होती महमूद निजामी फ़ोन की तरफ झपटा। जैसे ही इसने रिसीवर उठाया, इसका मुंह लटक गया। लाइन मुर्दा है। जाहिर है इन्होंने सबसे पहले फ़ोन काटे होंगे। मैंने कहा, आप पड़ोस से कोशिश करें। वैसे इतनी फायरिंग हुई है, अब तक किसी ने खैरियत दरियाफ्त नहीं की। यहाँ बंगले खासे फासले पर हैं, महमूद निजामी ने कहा। शायद ही किसी ने आवाज़ सुनी हो, और सुनी भी हो तो तवज्जो न दी हो। डैडी, ऊपर के हिस्से में फ़ोन है जो हमने बराबर वालों से लिया था। इसका तार भी दरख्तों से आ रहा है। शायद इन डाकुओं को नज़र ना आया हो। मैं जाकर देखती हूँ। और यूसुफ, मारिया ने कहा और बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई ले जाने लगी। जब महमूद निजामी इसके बजाय अपनी बेहोश बेटी पर तवज्जो दी तो मैंने सुकून का सांस लिया था। मारिया मुझे लेकर ऊपरी मंजिल में आई। उसने एक कमरा खोला। चाबी उसने कार्निस के ऊपर से उतारी थी। अंदर घुसते ही इसने दरवाज़ा बंद किया और मुझसे लिपट गई। मुझे किसी ऐसे ही इक़दाम की तवक्का थी। इसकी गर्मजोशी ने मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था, मगर इससे पहले कि सूरत हाल काबू से बाहर होती मैंने इसे पीछे धकेल दिया। फ़ोन तो करो। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। रेशमी नाइटी से झलकती इसकी हिजान खेजी अच्छी लग रही थी। डाकू तो चले गए, वो फिर मुझसे लिपट गई। उफ, तुम तो हीरो हो, अकेले ये सबको मार गिराया। ये कुर्बत, ये प्यार और एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मुझे काजल के कुर्ब में महसूस होता था। ये एक भड़कता हुआ शोला था जो मेरे तन बदन में आग लगा रहा था। काजल की कुर्बत में आग नहीं बल्कि सुकून था। प्लीज़ मारिया, मैंने उसे एक तरफ किया। तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दीवानी हूँ तुम्हारी, उसने बिला झिझक कहा। क्या वो भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करती है? जहाँ तक दिल का ताल्लुक है तो उस जैसा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारी मुराद उस कुर्बत से है जिसका इज़हार अभी तुम कर रही थी, तो मुझे काजल की ऐसी कुर्बत नहीं मिली। वो सिर्फ 12 साल की है, यानी बच्ची है। वह हकारत से मुस्कुराई। वो तुम्हें क्या दे सकती है? वो जो कुछ मुझे देती है तुम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती, मैंने मुस्कुरा कर कहा और रिसीवर उठाकर चेक किया। टून आ रही थी। नंबर बताओ पुलिस का, मैंने कहा और उसका बताया हुआ नंबर मिलाकर पुलिस को डकैती की इत्तला दी। पता बताओ जी, दूसरी तरफ से किसी आदम में बेजार हवालदार ने कहा। और जब मैंने उसे महमूद निजामी की कोठी का पता बताया तो वो उछल पड़ा था।
इस इलाके के तमाम रिहायशी तोप थे और यहाँ डकैती का मतलब था कि पुलिस की शामत। हमने 4 डाकू पकड़ लिए हैं, जिनमें से एक शायद फौत हो गया है। मोबाइल अभी आती है जी, हवलदार ने बौखला कर कहा। मैंने रिसीवर रखा और मारिया की तरफ देखा। उसका मुंह बना हुआ था। कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करती कि वो जिसे पसंद करती है वो किसी और को पसंद करे, ये इसकी तौहीन होती है। क्या वो बहुत खूबसूरत है? उसने हसद से कहा। मैंने कंधे उचकाए। मालूम नहीं, लेकिन मुझे इसके मुकाबिल दुनिया की कोई लड़की अच्छी नहीं लगती। हमारे तैश से इसका बुरा हाल हो गया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस बात पर मुझे कत्ल कर दे। मैं इसका ठीक इलाज कर रहा था। शदीद मोहब्बत अगर मंजिल ना पा सके तो शदीद नफरत में बदल जाती है। मारिया अच्छी लड़की थी और मैं नहीं चाहता था कि वो एक शराब के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद करे। तुम्हारा मतलब है कि मेरी मोहब्बत की तुम्हारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है? उसने उंगली उठाई। मैं इसे मोहब्बत नहीं कहता, ये तो बस एक ख्वाहिश थी, अमली इजहार की, मैंने रखाई से कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। इतनी देर अंदर रहना मारिया के घर वालों को शक में डाल सकता था। वो दौड़ती हुई मेरे पीछे आई। इतने संगदिल ना बनो। संगदिल होता तो तुम्हारी दीवानगी से फ़ायदा ना उठाता, मैंने मुलायमत से कहा। मारिया, तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो। तुम शराब नहीं हो। उसने मेरे सीने पर उंगली मारी। ख्वाहिशात अक्सर शराब ही होती हैं, मैंने नरमी से कहा। मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। अभी मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, कैरियर बनाना है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। उसने हैरत से कहा। झूठ, तुम किसी तरह 20 साल से कम नहीं हो। मैं 19 साल की हूँ। मैं तुमसे 4 साल छोटा हूँ। तुम मेरी तारीख़ पैदाइश देख सकती हो, मेरी तालीमी सर्टिफिकेट पर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे साथ चलने लगी। मोहब्बत इन सब बातों को नहीं देखती। तुम इसे मोहब्बत कहती हो? मैंने रुक कर उसे बगौर देखा। हाँ, उसने दावा किया। मारिया बीबी, जब मैं चला जाऊं और 1 हफ्ते बाद भी रात को तुम्हें मेरी याद में नींद ना आए तो समझ लेना कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है, वरना सिर्फ लगाव है। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।